पत्नी का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी। आज उठने में जरा सी देर क्या हो गई, आप तो मेरे मायके पर चले गए। सास ताने मारे तो समझ में आता है, पर पति से ऐसे शब्दों की उम्मीद मैं या कभी कोई औरत नहीं करती होगी। क्या औरत का पति के जीवन में बस एक सेविका जितनी भूमिका है? सोनी अपने पति रमेश से कहती है। रमेश बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे तुम्हारी माँ आगे पीछे लगी रहती थी। एक तुम हो कि घर के फालतू के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि पति के कपड़े में आयरन हुआ है या नहीं। सॉरी कहने की जगह तेज आवाज में बात कर रही हो। सोनी बोली, मैं सॉरी आपको क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी माँ को पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व और स्थान है। जहां आप मुझसे तेज आवाज और तू तराक में बात करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तुम नहीं कहा, हमेशा आप सबसे संबोधित करते हैं। रमेश बोला, सुना माँ, इसके शौक तो देखो, ये चाहती है मैं इसे आप कहकर बात करूं। अरे जाओ। पत्नी पतियों को आप करके बात करती है या पति? अपने शौक मन में ही रखो, सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर रमेश हंसने लगा। सोनी बोली, पति देव इज्जत वही मिलती है जहां लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारेंगे और वो आपको सर पर बिठाएगी। क्या औरत की जगह पति के जीवन में एक सेविका और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी गलतफहमी को दूर कर लें, क्योंकि मैं ना तो आपकी सेविका हूँ ना ही कोई मशीन। सोनी की सास ममता जी बोली, अरे बहू, इतना भी क्या गुरूर? अगर एक सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। सोनी हंसकर बोली, मम्मी जी, इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है? जितना मैं जानती हूँ, देवी देवताओं में पहले देवियों के नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो क्या मेरे घर में मुझे और मेरे काम को महत्व नहीं दिया जा सकता? इतना कहकर वो वहां से चली गई। सोनी तो अपनी बात कहकर चली गई। इधर रमेश बोला, देखा माँ, इसके तेवर, शादी को 12 साल हो गए हैं, अब इन्हें इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही हो तो कमाए और खाए, आखिर रहती है तो मेरे ही पैसों पर। ममता जी बोली, बेटा, अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों में आयरन तो कर नहीं सकती, तो तुम खुद ही कर लो। थोड़े दिन छोड़ दो बहू को, कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर ममता जी भी अपने कमरे में चली गई और रमेश को अपने कपड़ों में आयरन खुद करना पड़ा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सोनी घर के काम करती, परंतु रमेश का एक काम नहीं करती थी, जिससे रमेश को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन ममता जी बोली, बहू, आखिर ये कब तक चलेगा? सोनी बोली, जब तक कि आपके बेटे को ये एहसास न हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है। कम से कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। ममता जी हैरानी से सोनी को देखती रह गई। एक दिन दफ्तर में रमेश का मित्र बोला, रमेश भाई, लगता है भाभी जी नाराज हैं, तभी आप आजकल ढंग के कपड़े नहीं पहनते और न ही टिफिन लाते हो। रमेश को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने सोनी को सुनाते हुए माँ से कहा, माँ, पत्नी अपना कर्तव्य भले न निभाए, परंतु पति अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। सोनी को रमेश की बातें बहुत चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन काजल बातों बातों में बोली, भाभी, विज्ञान और गणित में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तभी आपके दोनों बच्चों के अंक बहुत अच्छे आते हैं।
आप किसी स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी हो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। वहीं बैठी ममता जी बोली, काजल बेटा, मेरे रमेश की कमाई कोई नहीं है क्या? फिर बहू को ये सब करने की क्या जरूरत है? काजल बोली, चाची जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और यहाँ बात पैसों की नहीं है। आप भाभी के हुनर को कम मत आंको। अक्सर घर की औरतों को लोग महत्व नहीं देते हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर वो हंसने लगी और थोड़ी देर बाद चली गई। काजल की कही हुई बात नेहा के दिमाग में चल रही थी। ममता जी बोली, बहू इसकी बातों में मत आना। बच्चों को पढ़ाने और 4 पैसे के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए समय न मिले, क्योंकि मैं उस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, पहले कह देती हूँ। इतना कहकर ममता जी चली गई। अगले महीने काजल की मदद से सोनी ने अपने गैराज में ट्यूशन शुरू किया। देखते देखते 10 से 15 बच्चों का 2-3 बैच बन गया। अच्छी खासी कमाई होने लगी और सोनी घर के काम में भी वक्त पर कर लेती थी। इस बात से ममता जी और रमेश बहुत नाराज थे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। एक रोज रमेश दफ्तर से थका हारा लौटकर जल्दी आया था। सोनी उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी। उस रोज रमेश को एहसास हुआ कि पहले जब वो दफ्तर से जल्दी या देर से आते थे तो सोनी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती थी, और बदले में बस सम्मानजनक कुछ शब्द ही तो चाहती थी। रात में जब सोनी ने खाने के टेबल पर सबको बुलाया तो रमेश ने खाने से इनकार कर दिया। ममता जी बोली, बहू, कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। सोनी बोली, मम्मी जी, तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा इस घर में या आपके बेटे के जीवन में कोई महत्व नहीं है? ममता जी बोली, बहू, एक बार बैठकर शांति से बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़े। इतना कहकर ममता जी बच्चों को लेकर सोने चली गई। सोनी खाने की प्लेट लेकर कमरे में गई तो रमेश ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में मैं कोई मायने नहीं रखता और मेरी कोई जगह ही नहीं, तो खाना खाकर क्या करूँगा? सोनी बोली, मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बस इस घर में और आपके जीवन में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कल को आपके बच्चे आपकी मुझसे ज्यादा इज्जत करें और वही बच्चे कहें कि मेरे पिता के जीवन में मेरी माँ का कितना महत्व था। क्या मैंने आपसे ज्यादा मांग लिया? इतना कहकर सोनी रोने लगी। रमेश सोनी का हाथ थामकर बोला, मैं अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। इन कुछ महीनों में मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। अगर आदमी जीवन रूपी घर की छत है तो उस घर की नींव एक औरत होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। और सोनी ने भी बात को वहीं खत्म किया। अगले दिन से रमेश अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और सोनी को पूरा सहयोग करता था। ममता जी को बेटे के लिए खुशी थी, परंतु बहू की बात उसने मान ली। इस बात का उन्हें बहुत मलाल था, क्योंकि अब खुद से ज्यादा वो पत्नी को महत्व देता था। तो कहीं न कहीं ममता जी को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। मित्रों, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हैं तो पुरुष के जीवन में एक स्त्री का महत्व बस एक सेविका जितना ही क्यों होता है? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस कहानी को आप अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।